अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? तो फज़ान भाई आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक नया सेटअप, एक नई कोशिश, नई ट्राई करें चीज़। तो मैंने कहा कुछ पॉडकास्ट वगैरह किया जाए। और पॉडकास्ट में जो हमारे पहले गेस्ट हैं, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी 2021 में दूल बैंड के शूट में। उस टाइम बड़े कूल लग रहे थे, लेकिन आज थोड़े से डिसेंट होकर आए। तो साद भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक आप बताओ। तो वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। और मज़े की बात है, पहला एपिसोड है, मुझे नहीं पता क्या। आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। थैंक यू सो मच। और साथ देखिए मेरे जहन में इसलिए आता है क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट नहीं बल्कि हैं ही एक ही इंडस्ट्री के, मीडिया रिलेटेड। ही इज़ अ बेस्ट गिटारिस्ट। बाय प्रोफेशन आप आर्किटेक्ट हैं? यस, बाय प्रोफेशन एंड बाय एजुकेशन मैं आर्किटेक्ट हूँ। बाय पैशन यस आई एम अ म्यूजिशियन। अच्छा, और मज़े की बात है, इस पॉडकास्ट को हम कर रहे थे प्लान अराउंड 3 से 4 दिन हो गए थे। यस। और पहले एक बिजली ख़त्म हो गई, जिस दिन बिजली का ब्लैकआउट हुआ, उस दिन हमारा प्लान था। उस दिन हमारा प्लान था करने का। बीच में आप चाय भी पी सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो थैंक यू। तो उस दिन हमारा प्लान था, लेकिन बिजली पे ख़त्म हुई। नेक्स्ट डे फिर ये बिजी थे। कल इनकी फ़्लाइट है दुबई की। पूरा बैंड शूट कर रहा है, कॉन्सर्ट परफॉर्म कर रहा है। परफॉर्मेंस है, यस। दुबई में देयर इज दिस प्लेस लिक्विड्स लाउंज के नाम से, हॉलिडे इन होटल है वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पर बेसिकली है ये जिस तरह से दुबई में भी अंडरग्राउंड म्यूजिक सीन है ना, तो ये अच्छा, अंडरग्राउंड बैंड्स वगैरह जो पाकिस्तान में भी बड़ा है। एक टाइम पे बड़ा था, एक टाइम पे था, as in back in early 2000s and up till like 2013-14 ये वो पेप्सी बैटल ऑफ बैंड्स इसलिए जब आया था। Exactly. तो मेरा भाई मुझे बल्कि बता रहा था, सॉरी आपको बात काट रहा हूँ, मेरा भाई मुझे बता रहा था कि ये ईपी वगैरह जितने हैं, ईपी हैं, ये वहीं से पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स है, वहीं से है। आरोज हुआ था। अब ये जो निकाल हसन बैंड, मतलब बिग नेम्स, ये पेप्सी बैटल। उसके बाद ये जो जुनैद जमशेद का भी था, उनका बैंड का क्या नाम था? वाइटल साइंस। वो भी मेरे ख्याल से वहीं से आया था, आई थिंक सो। वो आई थिंक फर्स्ट जो हुआ था उसमें वो जजेस में थे। अच्छा, जजेस में थे। बेसिकली ईपी और आरओ, उनको जज जो है ना वो शायद भी एक था, सॉरी कॉल का गाना शायद था। हाँ, कॉल का गाना शायद था। बहुत जबरदस्त गाना। और स्पेशली जब मैंने उसकी वीडियो देखी, मैं 2 मिनट डर गया था, ये क्या हो रहा है। क्लियरली रिमेंबर द फर्स्ट टाइम जब मैंने वीडियो देखी थी, मैं उस वक्त ओ लेवल्स में था, मतलब आई वाज अ टीनेजर। अच्छा। और जब उसने स्क्रीम मारी थी ना उसके अंदर, तो बहुत मज़ेदार था, क्योंकि मेरा भाई इस तरह की चीज़ों का बहुत बड़ा फ़ैन है। मेरे से जो बड़ा भाई है वो, मतलब कि ना, वो उसकी जो लिसनिंग है वो नेक्स्ट लेवल है। अब मज़े की बताऊँ, जब कोक स्टूडियो 11 आया था आई थिंक सो, वो मतलब कि इतना मज़ेदार नहीं रहा, तो मैंने उसके बाद फॉलो नहीं किया उसको। कोक स्टूडियो मतलब हाँ, अच्छा गाना पसंद है, ठीक है, सुन लिया तो ठीक है। मेरे भाई ने जब ये कोक स्टूडियो ने भी लास्ट जब किया था, तो उन्होंने जब वो एक नया पैटर्न लाए थे कि वो वीडियो फॉर्म में परफॉर्मेंस कर रहे थे, कि मतलब कि वो पहले तो एक बैंड होता था, पूरा बैंड बैठे हुए और एक बैंड बैठा होता था, और वो बैंड परफॉर्म कर रहे थे। एक टाइम उन्होंने थोड़ा चेंज किया था। तब मुझे याद है अच्छी तरह से कि भाई मेरे घर आया था, घर भी था, तो उसने मुझे कहा, यार फौजी तुमने गाना सुना है? मैं कहा कौन सा? फुसकुड़ी। मैं ये क्या नाम है फुसकुड़ी? अब अच्छा, उससे पहले मैंने काफ़ी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देखा इस गाने में डांस करते हुए इंस्टाग्राम पे, काफ़ी जो रील्स में। हाँ, रील्स में। बिल्कुल। तो मैंने तब इतना ध्यान नहीं दिया कि पाकिस्तानी सॉन्ग है। तो जब भाई ने मुझे सुना, मैं कहा यार ये तो सुना लग रहा है। तो फिर मैंने जब देखा, सुना, और स्पेशली मेरा जो वर्क सेशन है उस पर मैंने जब स्पीकर्स पे सुनता हूँ ना, असल बेस तब पता चलती है कि यार क्या मज़ेदार। फिर उसके बाद से मैंने इसको दोबारा फॉलो किया। उसके बाद काफ़ी मज़ेदार किस्म के गाने भी आए। वैसे एक बात है, लास्ट सीजन में मैंने भी एक चीज़ नोटिस की थी कोक स्टूडियो के बारे में, कि बैक देन इट वाज प्योरली म्यूजिकल। मतलब वो तो सिर्फ हाउस बैंड बैठा हुआ है और वो उसकी परफॉर्मेंस है। बीइंग ए म्यूजिशियन, और अगर आप कहें कि बिल्कुल अगर पुराने सोच के हिसाब से रखें, तो दैट वाज द रियल थिंग। तो तभी वो इतना कैची किए वो ना, तो वो सारे बैंड बैठा हुआ, तो कोई खास बात नहीं लगती। एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना वो चीज़ इतनी बोरिंग, मतलब कह लें कि वो इतनी इंटरेस्टिंग शायद ना वो। मैंने एक चीज़ देखी थी, मैंने खुद देखा है दोस्तों को, कि वो कोक स्टूडियो यूट्यूब पे लगा के ना, उसके क्या नाम है, जो ब्राइटनेस है मोबाइल की, लोग कर देते थे, एंड दे जस्ट स्टार्ट एंजॉय म्यूजिक, और जस्ट वो अपना काम कर रहे थे, विजुअल्स पे नहीं था। Whereas अब जो है, अब मैं जो देख रहा था कि इट्स नॉट जस्ट
कोक स्टूडियो सिर्फ एक म्यूजिक वाले एस्पेक्ट को हिट नहीं कर रहा, हाँ। उस पे सेट डिजाइनिंग भी Set आ रही designing भी है, आ उस रही पे है। परफॉर्मर्स मतलब इवन डांस परफॉर्मेंसेस या दूसरी माइम के फॉर्म में भी अगर ले जाएं तो एक तरह से देखा जाए कि इंडस्ट्री जो है ना उन्होंने थोड़ी सी एक्सपैंड की है, जो एंसिलरी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको जो है इनको फायदा होना शुरू हो और गया। बस एक बात है, ग्राफिक्स का बड़ा यूज़ हुआ है जो मैंने इसमें ये देखा था, आतिफ असलम का एक गाना था गो, जिसमें ये बड़ा यूज़ हुआ था ग्राफिक्स का ना, जो स्टार्टिंग वाला सीक्वेंस है कि वो चांद से आई थिंक सो आ रहा है कि कोई स्काई से वो एक खिड़की के अंदर आया कैमरा एंड देन दे स्टार्ट परफॉर्मिंग। अच्छा, वेरी नाइस। तो वो मुझे बड़ा मैंने देखा था यार इतना ये लोग ग्रो कर रहे हैं इस चीज़ को, फिर मुझे लगा था यार नाउ वॉच आपको आइडिया तो है इंडस्ट्री का। हाँ, मुझे तो जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। ये बात है। बेसिकली ऑल आई थिंक इज बीइंग अ मल्टी प्रोफेशनल पर्सन, कि मैं आर्किटेक्चर भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ड्यूरिंग द डे एंड ड्यूरिंग इवनिंग्स में इस तरह की परफॉर्मेंस वगैरह होती है वो मैं कर रहा होता हूँ। किसी भी चीज़ में कामयाब होना है ऑफ कोर्स आपको उस पर टाइम देना है, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। जिस तरह धूल की आपने मेंशन किया था, अच्छा उस बैंड की जो सक्सेस थी मैं ये समझता हूँ वो इस वजह से थी कि ईच बैंड मेंबर, जिस तरह हम लोग सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक ऑफिस टाइम दे रहे होते हैं ना, वहाँ पर बैंड मेंबर्स बेसिकली जैम रूम में इकट्ठे होते थे, दे वुड बी क्रिएटिंग म्यूजिक। मैं नॉर्मली मुबीन के साथ ऐड हूँ व्हाट्सएप पे ना, तो नॉर्मली मैं उसकी स्टोरीज देखता था। तो आप लोग मतलब कि वो दानियाल अलहदा अपना जोन में था, उसामा भी अपना अलहदा जोन में, तलावर है तहावर सॉरी, तो वो अलहदा एक जोन में, आप अलहदा जोन में, मुबीन अलहदा जोन में। यार मुबीन से मेरी बात याद आई तो मेरा जो हमारी शॉप पे जो ड्राइवर है, ही इज़ अ ग्रेट फैन ऑफ हिम। अच्छा, कहता है यार कि वो असल में जब आप लोगों का गाना जब लॉन्च हुआ था धूल का, जब मन अटकिया, तो वो उस लाइव परफॉर्मेंस पे आया था। अच्छा हाँ, वो आया था, यानी कि मुझे असल में अबू कुछ घर छोड़ के ना, फिर वो उधर ही आ गया था मेरे पास ना। तो वो कहता है यार वो जो भाई पीछे बैठा था ना, उसका लेवल ही अलग था। एक बात है, आई हैव नोन मुबीन since I was in school. हम दोनों एक ही स्कूल में थे। अच्छा। And he was the first drummer I've ever played bass guitar with. अच्छा। तो उस टाइम से भी अगर मैं देखूं और as in up till today he has improved so much. और वो हर रोज प्रैक्टिस कर रहा है, हर रोज कोई नई चीज सीख रहा है। लेकिन जो एक चीज कंसिस्टेंट है ना, जो चीज मुझे बहुत पसंद है, उसकी वो लाइफ प्रेजेंस है। हाँ। मतलब he really is into his playing और वो it shows in his charisma। तो मैं बल्कि जब आप लोगों का शूट भी हो रहा था तो ठीक है, हर बैंड मेंबर अपना एक रोल अदा कर रहा था कि यार ठीक है बेच रहा है, लेकिन वो एक अलग जोन में थे। वो तो बीइंग अ ड्रमर उसका फ्रंट मैन वाला रोल था। तो इट इज वेरी मतलब, और बल्कि कुछ क्लिप्स भी है मेरे पास, मैंने बल्कि शायद उनको तस्वीरें भी भेजी थी कि मैंने सबको इग्नोर करके ना स्पेशली जाके उनको कैप्चर किया था। या बल्कि जो हसन ने आई थिंक से वीडियो बनाई थी ना, हसन मलिकानो, तो वो वीडियो शूट करे तो मैंने पहले उनके कैमरे में देखा मैं आ तो नहीं रहूँगा, फिर मैं दूर से गया, फिर मैंने सीधा जाके ना मुबीन को कैप्चर किया। यार वो इसका बंदे का लज़े जोन था। एंड स्टिल मैंने काफ़ी ड्रमर्स को देखा है लाइव परफॉर्म करते हुए, और लेकिन मुबीन भाई नेक्स्ट 2 आर मेरा वैसे प्लान कोई है नेक्स्ट एक करने का, बल्कि उनसे मेरी बात भी चल रही है मोस्टली, वो भी आपके बात कोई उनके स्केड्यूल से आप चेक कर लें। हाँ, वो तो वेरी बिजी वो बोला कि जुम्मे के बाद कहीं कुछ सीन करेंगे क्योंकि मेरे परफॉर्मेंसेस है कुछ, तो मैं ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो अच्छा, कमिंग बैक टू ऑल द वे फ्रॉम म्यूजिक स्टार्ट, शौक किस तरह हुआ म्यूजिक का? हाँ, म्यूजिक का। जब मैं छोटा था तो ज़्यादातर मेरी वैसी इंक्लिनेशन थी टुवर्ड्स आर्ट्स, और मतलब उस वक्त तो मुझे ड्राइंग और इन सारी चीज़ों का था। म्यूज़िक मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं था। और उसकी मेन रीज़न ये है कि द काइंड ऑफ म्यूज़िक दैट आई वाज एक्सपोज्ड टू बैक देन, मतलब नॉर्मली जो एक वो जो इंडियन गाने चल रहे हैं, कहीं भी आप जाते हो एक नॉर्मली तो वही गाने चल रहे होते हैं। दैट काइंड ऑफ म्यूजिक समहाउ मुझे अभी भी नहीं पसंद। अच्छा, ठीक है। और मुझे शायद उस टाइम पे उसी चीज़ का एक्सपोजर हो रहा था, तो मुझे इतना वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर रही थी। बट फ्यू सॉन्ग्स, मतलब फ्यू म्यूजिशियंस कह लें कि जुनून वाज वन ऑफ दोज बैंड्स जिनको मैं सुनता था बाकायदा। मुझे उस बचपन में भी जो है ना एक एनर्जी एक महसूस होती थी। उनका नाम जुनून वाकई में जुनून था उनके म्यूजिक में। और
फिर जब मैं तकरीबन क्लास 5 तक मैं पहुंचा था, दैट वाज द टाइम व्हेन आई डिस्कवर्ड रॉक म्यूजिक। अच्छा। और वो था बेसिकली तब मतलब इतना बड़ा हो गया था मैं कि मैं मतलब म्यूजिक शॉप्स पे जाऊँ। बैक देन तो म्यूजिक शॉप्स हुआ करती थी इस तरह, अभी भी हैं अब उस तरह से इतनी वो नहीं है ना। लेकिन अब मैंने क्योंकि बैरिया में काफ़ी देखी हैं, बैरिया में 3-4 जगह भी, बल्कि ज़्यादा भी नहीं देखी, अच्छा, 3-4 जगह पे, फेज 4 में बिल्कुल फ्रंट पे है। बैक इन द डे मेरे पास वॉकमैन हुआ करता था, और उसके अंदर वो कैसेट्स डलती थी। हाँ कैसेट्स, हाँ, वो तो मुझे याद है, मेरे पास एक भाई के पास एक पूरा ड्रॉवर होता था, उसके अंदर हर तरह की कैसेट मौजूद थी, पाकिस्तानी, इंडियन, वो उसको बड़ा शौक था। तो मुझे याद है कि मोहब्बतें उस टाइम पे ना नई नई फिल्म आई थी, हाँ जी, हाँ 2000 में, तो हम लोग कई बार ना डांस भी कर लेते थे उसके। मोहब्बतें में गाना था कोई डांस करने हाँ वाला? था ना, वो था एक कौन सा गाना था, हाँ आंखें खुली हो या बंद, अच्छा अच्छा अच्छा। एक ये गाना भी था। उसके हाँ, बाद वैसे वो बंदा चाहे सोड़ी तो सोड़ी किसी अखियों भी वाली, चीज़ पे, हाँ। हाँ ये मतलब कि एक सर के है कि पागलपन थोड़ा बहुत होता ना, लेकिन वो सॉरी पागलपन नहीं कहूँगा उसको मैं, इट्स लाइक अब थोड़ी सी मजा आ रहा, एनर्जी एनर्जी आप ग्रूव में आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो बेसिकली वो यही था कि जब मैंने खुद कैसेट शॉप्स पे जाना शुरू किया था, तो जो उस टाइम पर जो मूवीज भी चल रही थी, मैं उनके ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स के भी गाने मैंने जो है कैसेट्स में मिलना शुरू हो गई थी। बैक इन द डे बॉम्ब बीट वाज वेरी फेमस सदर में, मैं उधर ही जाया करता था, उनसे मैं पूछता था इस मूवी के साउंड ट्रैक्स। मतलब मैट्रिक्स जब मैंने मूवी देखी थी बैक इन 1999 2000, तो मुझे उसके साउंड ट्रैक्स बड़े अट्रैक्ट किए थे शुरू में। मतलब थोड़े से साइबर रॉक टाइप उसकी फील थी, तो उधर से जो मैं बैंड का नाम मैं देखता था कि यार ये वाला कोई रैमस्टीन है, ये वाला इस तरह की डिफरेंट नाम है, मैं उनको एक्सप्लोर करना शुरू हो गया था। सो दैट इज़ हाउ बेसिकली जो चीज़ मुझे पसंद आई थी ना उस टाइम पे, वो ये था कि एक तो प्यार मोहब्बत से हट के कोई टॉपिक की बात हो रही थी, ठीक है, एंड जो आई थिंक ये जो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ हो रहे थे, जो पूरा एक रॉक म्यूज़िक प्ले करने का एक्ट था, फॉर सम रीज़न, हालांकि बंदा सोचे कि बिल्कुल अभी फ्रेश टीनेजर या ये वो उस एज में मैं जा रहा था, ठीक है, 6-7 क्लास की एज पे, लेकिन वो यही था कि मुझे महसूस होता था कि दिस इज़ द काइंड ऑफ म्यूज़िक जिसको सुन के या तो अगर मैं इफ़ आई एम यू नो डांसिंग अलॉन्ग विद इट, ठीक है, तो मेरे अंदर का जो भी कोई इमोशंस हैं वो एक तरह से समहाउ वेंट आउट हो जाते थे, मैं लाइट फील करता था उसके बाद। अच्छा। तो जब ये चीज़ मैंने फील कर ली एक बार, तो उसके बाद से मेरा था कि यू नो वर्बली कम्युनिकेट करना बैक इन द डे मेरे लिए थोड़ी डिफिकल्ट चीज़ होती थी। अच्छा। ठीक है, मैं बहुत शाय किस्म का बच्चा था, तो आई यूज टू ड्रॉ। अब फिर उसके बाद म्यूज़िक मैंने इस तरह का सुनना शुरू कर दिया, और फिर मेरा था कि आई शुड ट्राई एंड लर्न एन इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूँ, ठीक है। तो दैट वाज द मेन रीज़न, एक सेल्फ एक्सप्रेशन। अच्छा। क्योंकि शायद मैं शायद इतना था कि अपने इमोशंस को वर्ड्स में डालते डालते ना वो चीज़ पता नहीं किधर किधर चली जाती थी। वेयरएज ये म्यूज़िक में आई कुड बी एज रॉ एज पॉसिबल एंड आई वोंट फील अशेम्ड अबाउट इट, ठीक है, मुझे कोई उस पर वो नहीं थी। हाँ म्यूजिक में मेरी बात, अगर आप रॉ तब तक नहीं होंगे तब तक आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये था, और दूसरा मतलब एक ये फीलिंग आती थी कि अब मैं अपने वर्ड्स को आई यूज्ड टू राइट एज वेल। अच्छा। ये टीनेज टाइम्स की बात कर रहा हूं। तो अच्छा, क्या लिखते क्या थे? बेसिकली यही अपने आप को वेंट आउट ही कर रहा होता था, नॉट इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री। पोएट्री नहीं होती थी, इट वाज मोर लाइक अ डियर डायरी काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, अपना सेल्फ कैथारसिस में इस तरह से कर रहा होता था। उस टाइम पे सोशल मीडिया वगैरह इतना था नहीं, हमारे पास जिंदगी में टाइम होता था वाकई में, तो उस तरह से मैं ये चीजें करता था। अब तो मोबाइल ही है। हाँ, अब तो मोबाइल ही है। अब सोने से पहले मोबाइल है, उठते साथ ही मोबाइल है। अब घर वालों को देखो पहले मोबाइल देखते हो। ऐसा ही है तो बहुत एडिक्ट हो गए। अच्छा, अब ये बात थोड़ी सी उधर चली जाती है, लेकिन बात बड़ी ज़रूरी है कि अब ये एक तरह से ज़िंदगी का हमारा हिस्सा भी बन चुका है। द अदर डे आई वाज थिंकिंग कि इतना टाइम मैंने शायद किसी और सॉफ्टवेयर को नहीं, मैं शायद ऑफिस में बैठ के जो हमारे आर्किटेक्चरल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मैं शायद उनको इतना टाइम नहीं दे रहा होता जितना मैं व्हाट्सएप पे टाइम गुजार रहा होता। ऑफिस बॉय से कोई चीज़ मंगवानी है तो वहाँ से लेके, हाँ व्हाट्सएप से वहीं से स्टार्ट होता है, वहाँ से लेके कोई हाई एंड क्लाइंट है उसको हमने प्रपोजल भेजना है, कोई कोटेशन भेजनी है,
ठीक है, कोई डिज़ाइन वाला कोई आइडिया शेयर करना है तो वो चीज़ भी उधर हो रही है। ठीक है, ऑफिस की इंटरनल कम्युनिकेशन भी हो रही है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी वो हो रही है, और फैमिली के साथ भी कम्युनिकेशन उधर ही हो रही है। मतलब वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि वो प्रोफेशनल भी है, पर्सनल भी है, सब कुछ है, इट्स एवरीवेयर। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा आपकी प्रोफेशनल साइड पे। आर्किटेक्ट का शौक किस तरह कि मैंने आर्किटेक्ट बनना है? ये मैं आपको नॉर्मली सब मैंने सुना भी है, देखा भी हमारे घर में होता है कि हमारे मोस्टली घरों में ये होता है, डॉक्टर, इंजीनियर या एक अच्छा बिजनेसमैन, ये तीन होते हैं। बल्कि आई थॉट आपके वालिद साहब भी बिजनेसमैन ही हैं। बिल्कुल। तो आप बिजनेस में वैसे क्यों नहीं गए? पहले तो ये बात मैं आपको बताता हूँ। बचपन से, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मुझे ड्राइंग का शौक था। ठीक है, आई यूज्ड टू बी दैट किड जो कि बेडशीट के ऊपर अगर कोई कार्टून्स बने हुए ना तो ठीक है, बस उसको मैं जो हूँ ना पेपर के ऊपर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा होता था। अच्छा, कॉपी कर। हाँ, बस वही ना कि अपनी लाइंस परफेक्ट कर रहा हूँ मैं, अपना उसको इस तरह से मैं चीज़ कर रहा होता था। मेरी बचपन से ही इंक्लिनेशन टूवर्ड्स आर्ट्स थी। अच्छा। और जब मैं ओ लेवल्स की एज पे आया था, मतलब व्हेन आई वाज 11-12 इयर्स ओल्ड, ठीक है, तो उस टाइम पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की बात आ रही थी। तो उस वक्त जो सब्जेक्ट्स मैंने सेलेक्ट किए वो बिजनेस सब्जेक्ट्स थे। अच्छा। एज इन बैक इन द बैक ऑफ माई हेड वो ये ज़रूर बात थी कि मतलब फादर का बिजनेस है तो इवेंचुअली आई शुड टेक ओवर उस पे। ठीक है ना, साथ में ये बिजनेस हर बिजनेसमैन मतलब ये होता है। ठीक है, तो इस तरह सोच से किया था। लेकिन कह लें कि मेरे फादर ने एक बड़ी मज़े की बात की थी, ठीक है, जो कि मैं समझता हूँ ये उसने हेल्प ही किया मुझे। वो ये था कि जब मैं बिजनेस सब्जेक्ट्स मैंने ऑप्ट किए थे तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि साथ ये ना समझना कि जैसी तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म होगी तुम इस बिज़नेस में आ जाओगे। ठीक है, वो उन्होंने कहा था कि ये बिज़नेस मैंने सेटअप किया, ये मेरा है, ठीक है, तुम्हारा नहीं है। और मुझे उस वक्त नहीं मुझे समझ आई थी। अच्छा। लेकिन मुझे लॉजिक अब समझ आती है। इट वाज बिकॉज कि मैं बैठ के सीरियस लूँ अपनी पढ़ाई को, अपने प्रोफेशन को और अपनी डायरेक्शन को कि इज दिस रियली व्हाट आई रियली वांट टू डू इन माय लाइफ। तो ये ना हो ना कि मैं बिजनेस की तरफ चला जाऊँ और मेरा इंटरेस्ट ना हो, फिर बिजनेस का भी कबड़ा हो जाए और काम खराब हो जाए। लेकिन प्राइमरीली उनकी जो रीजनिंग थी वो ये थी, ताकि नॉर्मली क्या होता है कि जो एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस की जो फैमिलीज होती हैं उसके अंदर मोर और लेस आपको नज़र आ रहा होता है कि पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं है। मतलब सबकी बात नहीं मैं ये करूंगा ऑफ कोर्स, लेकिन वो लोग थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं कि यार चल मैं फेल हो भी गया तो फिर भी कुछ ना कुछ बन जाएगा। हाँ। ऐसे सॉरी आपकी बात, हमारी शेख फैमिली में शेख हूँ तो हमारी शेख फैमिली में ये बड़ी एक चीज़ होती है कि यार अच्छा ठीक है कितना पढ़ ली ना, बस ठीक है वो बिजनेस पे आओ। लेकिन सब चीज़ों को मेरे अब्बू की वो चीज़ नहीं थी। माशाल्लाह हम 4 भाई हैं और बिज़नेस सेटअप सही बात है हमारा। अब्बू माशाल्लाह पिछले 55 साल से बिज़नेस कर रहे हैं माशाल्लाह। तो उनका था वेरी लॉन्ग टाइम, एक ज़िंदगी अपने गुजार दी पूरी। तो मेरा भी मूड नहीं था कि बिज़नेस की तरफ आऊँगा, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हुए कि मुझे आना ही पड़ा। मुझे अबू वाले सब ने मुझे कहा कि यार भाई अब एक ज़िंदगी का निज़ाम है, जब आप पे जिम्मेदारी आती है ना तो आप वैसे ही सीधे हो जाते हैं। और मज़े की बात है मैं एंजॉय नहीं कर रहा था बिज़नेस शुरू में, क्योंकि सही बात है। और फिर अबू ने थोड़ी सी लिबर्टी मुझे ये दी कि चलो ठीक है हफ्ते में एक दिन, नॉर्मली हमारी फ्राइडे ऑफ होती है, तुम संडे को भी ऑफ कर लो, चलो ठीक है जाओ। अच्छा, फिर ऐसा ऐसा उन्होंने मेरा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कुछ आइटम्स ऐड करना शुरू की ताकि इसका इंटरेस्ट बढ़े। और ये इधर प्रॉपरली अगर बैठ रहा है तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए ना। बिल्कुल। तो फिर वो साहब शुरू हुआ, तो वो करते करते आज माशाल्लाह 10 साल हो गए। माशाल्लाह इट्स वेरी लॉन्ग टाइम। जितना मैंने आपको देखा है यू आर एक्सेप्शनली गुड एट इट एज वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला माँ बाप की दुआएं होती है और अल्लाह ताला का साथ होता है और बस यही चलता है। लेकिन ये एक चीज़ है कि मैं अगर बिज़नेस के वाले से एक बात कहूँ ना तो हमारी जो बिज़नेस स्टडीज़ की पढ़ाई है वो मैटर नहीं करती। क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे जो कि हमारा मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से एजुकेशन इज गुड इनफ, आपके ऑफ कोर्स एक्सपोजर कोई करती है। लेकिन एक बात होती है, आपको ना थोड़ा बात करने का तरीका आ जाता है। ठीक है, अब एक अनपढ़ में और एक पढ़े लिखे में यही फ़र्क है। अब जाहिर बात है हमारे सामने, जाहिर बात है मैं जिस माहौल में रहता हूँ, ननकारी बाज़ार इज़ अ हब ऑफ
बिजनेस, ठीक है, तो उधर वेयर हाउसेस और सारा सब कुछ उधर ही बिजनेस, सब कुछ लोगों की जिंदगी उधर खत्म हो गई। लाइक मैं फादर 55 साल से उधर ही है, ठीक है, 55 साल से माशाल्लाह काम कर ही जा रहे हैं एंड माशाल्लाह ही इज डूइंग, अभी तक वो काम कर रहे हैं। बल्कि मैं कहता हूँ उनको छुट्टी कर लें, लेकिन वो कहते हैं बेटा घर बैठ के क्या करूँगा। मैं कहा हाँ ठीक है बात, एक बार एक बंदे को आदत पड़ जाए काम करने की, वो नहीं छोड़ सकता। ऐसा ही है। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था कि उधर मैं हर बंदे से मिलता हूँ, पढ़े लिखे से भी मिलता हूँ, अनपढ़ से भी मिलता हूँ, ठीक है, उसके मुताबिक सही बात है उसको डील करते हैं, उसके मुताबिक डील करते हैं। और एक चीज़ जो मेरे अबू ने मुझे शुरू में सिखाई थी 10 years बैक कि बेटा आइटम तो हर चीज़ बेच सकते हो, 2 नंबर माल भी बेच सकते हो, 1 नंबर माल भी बेच सकते हो, ठीक है, बेचना वो चीज़ जो कल जब तुम रात को सोने लगो ना, तुम्हारे ज़हन में ये नहीं है मैंने उस बंदे के साथ ज्यादती करके 2 नंबर माल दे दिया, ठीक है, तो बेशक थोड़ा आ रहा, सुख हो, सुकून से नींद आती है, दैट्स इट। हलाल की कमाई बहुत मुश्किल है आजकल के टाइम में। ऐसा ही है, आजकल के टाइम में बहुत मुश्किल है। मैं नाम नहीं लूँगा, सब कुछ नहीं करूँगा, ओपन नहीं कर सकता यहाँ पे, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे सामने हो रही होती हैं, आई नीड टू स्टॉप बट आई कांट डू एनीथिंग। वो उनकी लाइफ का पार्ट बन चुका होता है। ऐसा ही है। वो कहते हैं ऐसा ठीक है चल रहा, हाँ भाई वही बस चल रहा, अल्लाह ताला माफ़ करता है। And they're just doing that work. तो ये देखो हराम की कमाई is one thing जो कि सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपकी अगली जनरेशन को भी खराब कर देती है। So everyone should, अगर वैसे पता है मेरे ख्याल से दुनिया के सारे मसले ठीक हो जाएं कि अगर हर बंदा अपने अपने एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। सब वो कौन ले, मसला सारा ही है। खैर ये टॉपिक बड़ा तू कहीं और जा रहा है बहुत ज़्यादा, मैं भी सोच रहा मैंने क्या बोली। तो अच्छा बैक टू आर्किटेक्चर यस। हाँ, तो फादर का इनिशियली ये था। तो अब इस चीज़ से हेल्प ये होना शुरू हो गई कि आई स्टार्टेड लुकिंग एट माय ओन प्रोफेशन उस तरह से कि अच्छा ओके नाउ आई एम ऑल बाय माई सेल्फ, मैंने अब क्या करना है। तो खैर इनिशियली फिर मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा क्योंकि पैसे ज़्यादा कमाए जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ये बात है। तो मैंने 4 years इन O levels देन 2 years इन A levels मैंने बिजनेस सब्जेक्ट्स इन अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स ये पढ़ी थी। इकोनॉमिक्स आई रियली लाइक दैट सब्जेक्ट बट अकाउंटिंग नो। I realized during those 6 years कि no, this is not the kind of life that I want क्योंकि I am more inclined towards arts और उस सारी चीज़ पे। और by chance इस तरह से हुआ था कि मेरी बड़ी बहन she is also an architect। अच्छा, ठीक है, तो बड़े भाई से बड़ी बहन या बड़े भाई से इंस्पिरेशन एक आती है। बिल्कुल। वो असल में हुआ ये था कि जब वो पढ़ाई उन्होंने शुरू की ना अपनी आर्किटेक्चर की, तो उनके जो फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर स्टूडेंट की जिस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं कि आपने कोई आर्ट मूवी है, आपने उसको देख के उसके बारे में आपने कोई रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है, आपने किसी दिन प्रेजेंट करना है किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके, ठीक है, बेसिकली वो भी आपको डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ आर्ट सिखा रहे होते हैं। तो उस पे व्हेन आई सॉ हर डू ऑल ऑफ दैट, तो मुझे एकदम से चीज़ क्लिक की। मैंने कहा ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिस पे आर्ट्स का भी इतना गुड सीन है एंड एट द सेम टाइम कह लें कि इट्स टेक्निकल एंड इट्स साउंड इनफ कि इट कैन यू नो सस्टेन योर लाइफस्टाइल लेटर ऑन इन द लाइफ। अच्छा, मतलब मेरा जो दिल का पैशन था, ठीक है, वो तो म्यूजिक और उस सारी चीज़ की तरफ जा रहा था, लेकिन ज़ाहिर लाइक एवरी अदर फैमिली इन आवर सोसाइटी वो उस पर थोड़ा सा डिस्करेजिंग हुआ था कि इसको प्रोफेशन बनाओगे तो तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। वो मैंने मतलब माइंड में उनका तो था ये वाली चीज़, मेरा था कि मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा, मैं तो अपने शौक के लिए कर रहा हूँ ये चीज़। तो एक प्रोफेशन एक सिलेक्ट मैंने फिर इसीलिए इस तरह से किया, आर्किटेक्चर की तरफ में आया बिकॉज इट्स अ गुड ब्लेंड ऑफ क्रिएटिव साइड एंड द टेक्निकल साइड एज वेल, ठीक है। तो बेसिकली हुआ ये था कि एक प्रोजेक्ट था जिस पे मेरी बहन ने छोटा सा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना था, सिटिंग स्पेस डिज़ाइन करनी थी एंड शी वाज सो ओवरवर्क्ड शी कुड नॉट डू इट एंड शी केम टू माय रूम वन नाइट और उसने कहा था कि साथ प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, यू कैन ड्रॉ, सिंस मैं बचपन से करता आ रहा था, तो जस्ट ट्राई एंड डिज़ाइन अ सिटिंग स्पेस फॉर मी, ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट भी आप साथ इसको लेके चलना और मेरी कल सबमिशन है और मेरी हालत नहीं है करने की ये वो। मैंने स्केचिंग की, उसका प्रॉपर एक नैरेटिव बनाया कि ये सिटिंग स्पेस है, ये फ्लो इसको सिग्निफाई कर रहा है, कंटिन्यूटी को, ये वो वगैरह। सो जब ये बात मैंने जब
जब मैंने वो सिटिंग एरिया पूरा डिज़ाइन किया ना, स्केच आउट कर लिया, उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि जो चीज़ मैं लिख के एक्सप्रेस करता था, जो चीज़ मैं म्यूज़िक प्ले करके एक्सप्रेस करता था, ये चीज़ मैंने एक स्पेस डिज़ाइन करके भी मैंने एक्सप्रेस की। जो कॉन्सेप्ट मेरे जहन में था वो चीज़ मैंने अच्छा, उस टाइम पे आप बिजनेस की स्टडी कर रहे थे? उस वक्त मैं बिजनेस स्टडी कर रहा था। उस वक्त मैं A2 में था, मेरे A लेवल्स के अराउंड 3-4 साल हो गए थे आपको यानी कि? मतलब 6 साल हो चुके 6 साल हो थे गए मुझे हाँ, तो फिर बिजनेस बाद में ख्याल नहीं है मैं की था। वो खैर बैक इन द डे उस वक्त हमें आर्ट्स वगैरह ऑफर होती ही नहीं थी, सो देयर वाज नो चांस। मतलब अगर बिजनेस ना पढ़ता तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये पढ़ रहा होता, सो आई थिंक फिर भी मैंने बेहतर ही चीज़ पढ़ ली। बिकॉज ये वो वाले कॉन्सेप्ट्स जो है जो बिजनेस में मैंने सीखे थे अब मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में वो अप्लाई हो रहे हैं। हाँ जी ऐसा ही है। तो ये एक मेन इंस्पिरेशन थी कि व्हेन आई रियलाइज्ड कि आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ थ्रू माई डिजाइंस एज वेल, तो आई वाज लाइक आई शुड चूज दिस प्रोफेशन। अच्छा कितना टाइम हो गया आपको एज अ प्रोफेशन काम करते हुए ये आर्किटेक्ट का? आई ग्रेजुएटेड इन 2014, तो मेरा अभी 9th ईयर चल रहा है। अच्छा हाँ जी हाँ जी, वेरी नाइस, गुड। 9th ईयर चल रहा है, मतलब इंशाल्लाह अगले साल जो है 10 साल माशाल्लाह हो जाएंगे। एक डेकेड हो जाएगा प्रैक्टिस। वैसे आर्किटेक्चर के साथ मेरा जो है राब्ता के लिए बैक इन 2008 में पहली बार हुआ था। प्रॉपर्ली स्टार्ट कब किया था? प्रॉपर प्रोफेशनल प्रैक्टिस तो मैंने 2014 ऑनवर्ड्स 14 में की थी। अच्छा, तो अभी काम कर रहे होंगे किसी के साथ? काफ़ी मैं आपको बता देता हूँ, मल्टीपल स्टाइल्स ऑफ वर्क एनवायरनमेंट्स में मैंने काम किया। अच्छा, कह लें कि जिस तरह बहरिया टाउन जैसा एक डेवलपमेंट सोसाइटी, ठीक है, वहाँ पर भी मैंने काम किया। अच्छा, एक हाई एंड डिज़ाइन फर्म जो कि जिनके बड़े यूनिक डिज़ाइंस होते हैं। अच्छा, नासिर इकबाल साहब, ही इज़ अ बिग नेम इन द आर्किटेक्चरल फ्रेटर्निटी, उनके साथ मैंने काम किया। जबरदस्त। फिर मैं साथ साथ बेसिकली मेरा इनिशियली ये था कि जो डायमेंशंस ऑफ आर्किटेक्चर प्रैक्टिस है मैं सारे एक्सप्लोर करूँ इन द अर्ली ईयर्स। ठीक है। तो इसमें छोटी फर्म पे भी काम किया, बड़ी फर्म पे भी काम किया, डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ भी काम किया, इवन एकेडमिक्स में भी काम किया। अच्छा, मतलब मैंने 1.5 ईयर टीचिंग भी की थी NCA रावलपिंडी कैंपस में। अच्छा, जबरदस्त। यस, एंड कॉन्सेप्ट्स इस्लामाबाद में भी मैंने पढ़ाया था। जबरदस्त यार। तो एज एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। बहुत मतलब इन माई एक्सपीरियंस सो फार एकेडमिक्स में जो जॉब करने वाला जो था ना वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। तो वही कंटिन्यू नहीं किया फिर? उसकी एक रीज़न थी। अच्छा, वो ये था कि जब मैं completely एकेडमिक्स में इन्वेस्ट हो रहा था ना, दैट वाज व्हेन आई रियलाइज्ड कि मैं एक्चुअल बिल्डिंग्स और साइट्स और उनकी ट्रबल शूटिंग जो होती है मैं उससे थोड़ा दूर जा रहा हूँ। अच्छा, आपका शौक उस साइड पे था कि मैं कोई घर वगैरह डिजाइन करूँ या असल में तो ये था ना, देखिए हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं 5 साल की डिग्री आर्किटेक्चर, तो उस पे तो हम लोग सारे हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट्स डिजाइन कर रहे होते हैं। दैट इज लाइक 5% ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द रियल वर्ल्ड, क्योंकि सिर्फ डिजाइनिंग इज नॉट द प्रोसेस ऑफ इट। एक तो उसकी फिर अप्रूवल्स लेना विद द कंसर्निंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज, और फिर उसके बाद जब साइट पे जाते हैं उनकी ट्रबल शूटिंग, द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सारों के साथ क्लाइंट्स को किस तरह डील करना है, वो सारा कुछ। तो मेरा था कि मे बी आई एम मिसिंग आउट ऑन दैट। फिर मेरे एक टीचर थे आर्किटेक्ट आरिफ मसूद साहब। अच्छा, ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट इन इस्लामाबाद। अच्छा, वो उन्होंने डिजाइन किया हुआ है। यस, जबरदस्त। तो उन्होंने मुझे तकरीबन 2 साल पढ़ाया था। तो उन्होंने एक बार ये बात की थी कि मेरा ये था कि ज़िंदगी में मैं कुछ अचीव कर लूँ अपने प्रोफेशन के अंदर। एक बार जब वो एक्सपीरियंस हो जाए फिर मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाके जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो मेरे पास नॉलेज है, वो मैं आगे शेयर करूँ। तो आई टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम इस बात पर। अच्छा, कि तो आपने कहा पहले सारी चीज़ें कर लूँ, फिर उसके बाद हैंड्स ऑन जब तक मैं प्रैक्टिकली जब तक एक्सपीरियंस नहीं करूँगा तो आई डोंट थिंक आई एम क्वालिफाइड इनफ कि मैं किसी स्टूडेंट को भी मैं आगे बता सकूं कि यार बेटा हम आपको पढ़ा तो ये रहे हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये चीज़ कैसे होती है, तो ये तो नहीं, मतलब बेसिक से बेसिक चीज़ है। अब मैंने 5 साल आर्किटेक्चर पढ़ा, ठीक है, लेकिन मुझे सेप्टिक टैंक्स और उनके कॉन्सेप्ट्स नहीं पता थे कि ये क्या होता है। ये फील्ड में आके जो एक्चुअल टेक्नीशियंस होते हैं उनसे मैंने पूछा था कि यार ये क्या चीज़ होती है, किस तरह से काम होता है, क्या मैकेनिज्म है। सो ऑल ऑफ दैट जो ये सारी जो टेक्निकलिटीज़ थी, मेरा था कि फर्स्ट मैं हैंड्स ऑन ये एक्सपीरियंस करूँ।
मेहनत करूं, मेक अ नेम ऑफ माई सेल्फ, एंड इंशाल्लाह फिर आगे माशाल्लाह जाके मैंने क्योंकि जो आपके बारे में सुना है और जिस तरह आप काम करते हैं देखा भी है मैंने माशाल्लाह, तो माशाल्लाह इज़ वेरी गुड। थैंक यू तो एक मुझे चीज़ वो बताओ कि अभी जो स्टूडेंट्स अभी नॉर्मली अभी आना चाहते हैं इसमें, व्हाट डू यू सजेस्ट एंड व्हाट यू सी एन आर्किटेक्ट बॉय एंड गर्ल आफ्टर 5 years, मीन्स कि इसकी मार्केट कितनी है पाकिस्तान में 5 साल या 10 साल बाद इन फ्यूचर, कैसा है इसका एक वो रहेगा? एक सिंपल सी बात वो मैं बताऊं जो कि शायद आर्किटेक्चरल स्कूल्स के अंदर नहीं बताते। जो डेवलपिंग कंट्री है जी, ठीक है, जहाँ पर अभी हमारे पास डेवलपमेंट करने के लिए एरिया जहाँ पर है, तो वहाँ पर समझ लो आर्किटेक्ट्स के लिए बिजनेस है। ठीक है। जो तो इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है ना, वहाँ पर पोटेंशियल फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स ज़्यादा होता है। ठीक है, और तो एक तो ये बात है कि आर्किटेक्ट्स ये वो एक प्रोफेशन है जिसकी ज़िंदगी भर आपको ज़रूरत रहेगी। हाँ, वो सी बात है। एक बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में, उसको भी किसी आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया हुआ होता है। वो तो अल्लाह अलमाइटी, वो तो obviously बात है, बिल्डिंग उसके हिसाब से ऐसा ही। एंड थ्रू आउट हिज लाइफ कोई ना कोई ये एक आर्किटेक्ट की बनाई हुई स्पेसेस, उसको पूरी जिंदगी इन्हीं स्पेसेस के अंदर वो गुजार देता है। मतलब बिल्डिंग को देखे कहता हुआ ये कितनी प्यारा। अब हम लोग वो वाली तो नेटिव ट्राइब्स तो नहीं है ना, जो कि बस हम जंगलों में रह रहे हैं। ठीक है, सो सिविलाइजेशन हजारों साल पहले आ चुकी हुई थी। तो इस तरह से देखा जाए तो आर्किटेक्ट्स की जरूरत कभी खत्म नहीं होगी इंशाल्लाह। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं देखूं फ्रॉम द टाइम आई ग्रेजुएटेड एंड 9 years डाउन द लेन, तो जस्ट लाइक एवरी अदर जो हमारी है फील्ड, हमारी फील्ड में सैचुरेशन ज़रूर आई है। अच्छा, बट मैं ये बात भी साथ साथ करूँगा, मतलब अगर नए लोग जो आर्किटेक्चर फील्ड को ऑप्ट करना चाह रहे हैं, ये फील्ड सिर्फ बिल्डिंग डिज़ाइन तक महदूद नहीं है। ठीक है, देयर आर सो मेनी पीपल जो आर्किटेक्चर पढ़ते हैं 5 साल और उसके बाद उनकी फील्ड चेंज हो जाती है। अच्छा, मैं उसका भी एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह से। आपने अगर आर्किटेक्चर की पढ़ाई की हुई है ना, ठीक है, तो आप इवन गेमिंग डिज़ाइन के भी कॉन्सेप्ट्स पे आप जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी इन्वायरमेंट्स आपने डिज़ाइन करने होते हैं, सारा कुछ होता है, तो वो आर्किटेक्ट्स ही होते हैं जो डिज़ाइन करते हैं। सो इफ़ यू हैव इंटरेस्ट टुवर्ड्स गेमिंग और कुछ इस तरह से, तो आप उस साइड पे जा सकते हैं। और अगर आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखा जाए, मेटावर्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, सो देयर आर फर्म्स आउट देयर इवन इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड ऑफ कोर्स, जो कि रियल लाइफ क्लाइंट्स के लिए काम नहीं कर रहे। अच्छा, वो मेटावर्सेस डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम अब आपके पास जब आप आर्किटेक्ट बनते हो, आपके पास काफ़ी स्किल्स आ जाते हैं, मतलब ग्राफिक्स डिजाइनिंग के, म्यूजिक एडिटिंग के, डिफरेंट आपको आ जाते हैं। तो जो चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो आप उस तरफ जा सकते हैं। आई नो सो मेनी आर्किटेक्ट्स जो कि मतलब मेरे साथ यूनिवर्सिटी के भी थे, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ NCA वगैरह के भी थे, जो कि उन्होंने आर्किटेक्चर पढ़ा ज़रूर है, लेकिन आगे एज अ म्यूजिशियन अपना करियर लेके गए हैं। ठीक है, मतलब जैसा खुमारियान के स्पर्ले हो गए, ठीक है, स्पर्ले रावेल, ही इज़ एन आर्किटेक्ट। ठीक है, ज़ुहा ज़ुबैरी, शी ऑल्सो इज़ एन आर्किटेक्ट। ठीक है, बट उन्होंने अपना असर किया। जो डायनामिक्स म्यूज़िक के अंदर यूज़ होते हैं, जो प्रिंसिपल्स म्यूज़िक के अंदर यूज़ होते हैं, द रिदम, द स्ट्रक्चर, द टेक्सचर, यही सारी चीज़ें आर्किटेक्चर में भी यूज़ हो रही होती है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग उसमें जा रहे हैं। हाँ, मतलब आर्किटेक्चर में मतलब आप विजुअल ग्राफिक्स की तरफ भी जा सकते हो, और मतलब आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं। आप सेट डिज़ाइनिंग की तरफ से जा सकते हो। मतलब जिस तरह से अभी हमने बात शुरू की थी कोक स्टूडियो के बारे में, दैट इज व्हाई आई नोटिस्ड कि उसके अंदर जो पहले एक सेट होता था कि लाइव बैंड बैठा हुआ है, अब प्रॉपर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा होता है। अब बैठे अभी भी वही होते हैं, लेकिन वो जरा थोड़ा सा उनकी प्रॉपर काम आर्ट डायरेक्शन में बैठे होते हैं। बिल्कुल। तो आप इवन आर्ट डायरेक्शन की तरफ आ सकते हो। ठीक है, मतलब आपके लिए फील्ड्स खुल जाती हैं, मीडिया भी आपके लिए खुल जाता है, आप टेक साइड पे भी आप जा सकते हैं। मुझे जहाँ तक फ्यूचर नजर आ रहा है वो इन्हीं चीज़ों का रह गया। ऐसा ही है, ऐसे ही इन्हीं चीज़ों का ही रह गया। तो अभी जिस तरह से आई बिलीव सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं एंड जो डेटा एनालिस्ट है, ठीक है, इनकी बहुत डिमांड है, बिकॉज एवरीथिंग इज डिजिटाइजिंग। ठीक है, तो आप डिजिटल पे बहुत काम हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। आप कोई भी चीज़ होती है आप डिजिटल ही करते हो। काफ़ी चीज़ें आ गई हैं जो आप डिजिटल से ही कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट ऑफ
बीइंग एन आर्किटेक्ट कि आपके हाथ में हुनर आ जाता है, हाँ ठीक है, आपको स्किल्स सिखाए जाते हैं। अब जो हमारी इंटरनेशनली जो एज ए ग्लोबली हम लोग एज अ सोसाइटी अगर मैं देखूं तो हम लोग मूव कर रहे हैं मोर टुवर्ड्स स्किल्स रादर देन डिग्रीज। अच्छा, ठीक है, इंटरनेशनली हम नॉर्मली एवरीवन गिव्स एग्जांपल ऑफ गूगल, जिस तरह के वर्क स्पेसेस जहाँ पे डिग्री मैटर नहीं करती, आपका स्किल सेट मैटर करता है। ठीक है, लेकिन यार ये स्किल से मैं बात ये कहता हूँ कि जो स्किल वाला मैटर है ना, पाकिस्तान में नहीं चल सकता। पाकिस्तान में क्योंकि टैलेंट की कदर नहीं है, वो तो वाकई में नहीं। और क्योंकि आई एक्सपीरियंस अलॉट दिस थिंग के अच्छा ठीक है, आपने यही काम तो करना ही है ना, यही काम है, और कोई इतना खास काम तो नहीं है ना। अब देखें 5 years ऑफ एजुकेशन, 9 years ऑफ एक्सपीरियंस, एंड स्टिल अभी भी मेरे पास लोग आते हैं, वो ये कहते हैं आप इतना ज़्यादा चार्ज क्यों कर रहे हैं, 2 तो लाइनें आपने लगाई। हाँ, 2 तो लाइनें लगानी है। और वही मर के मैं लास्ट कुछ टाइम पहले मैं एक चीज़ देख रहा था कि क्लाइंट की डिमांड जो होती है ना, वो उसके मुताबिक जो आपने करना बेसिक सा काम ही करना होता है, एक ट्रायंगल में ही करना होता है कि अच्छा आपने सोचा, लाइक मेरी फील्ड में, वीडियोग्राफी की फील्ड में, आपने अच्छा कैमरा उठाया, ऑन किया, बना दिया, एडिट किया, दे दिया। अब उसके पीछे जो स्क्रिप्टिंग लगती है, जो आइडिया लगता है, वो जाहिर बात है आप पैसे उसी चीज़ के दे रहे हो। बेसिकली जो आपने अपने इतने साल जो लगाए, जाहिर बात है, एक चीज़ जो आपने पहले दिन आपने अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपने खोला होगा, आपने 1 मिनट की भी अगर कोई क्लिप बनाना है, इट माइट वुड हैव टेकन यू वीक्स, ऑब्वियसली बात है, सही बात है। बट ओवर इयर्स आफ्टर प्रैक्टिसिंग आपने ये चीज़ डेवलप की है कि अब यही काम आप विद इन एन आवर भी आप कर सकते हो। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी जो प्रोफेशनल एक मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, मेरे भाई का दोस्त है आसन सुबहानी, शायद ही इज आल्सो म्यूजिशियन, तो उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। तो मैंने वो भाई के साथ बैठ के एडिट किया था, मतलब भाई ने एडिट किया था, मैं सिर्फ देख रहा था। तो मुझे इतना हुआ कि तो फिर उस टाइम पे मेरा एक दोस्त था दानिश, अभी भी है, तो हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी, तो उसने मेरे घर आके पूरी पीसी पे ना प्रीमियम प्रो पे एडिट किया था सब कुछ। तो मैंने वो देखा, मैं कहा अच्छा यार ये ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। वो जब चला गया तो मैंने वो इंटरव्यू उठाया एंड देन शिफ्टेड इन माई पीसी एंड देन स्टार्ट वर्किंग। तो मुझे अच्छे से याद है 5-1 दिन लगे थे उसको प्रॉपरली सेट करके, ट्रांजेक्शन्स डाल के, सब कुछ फ़ॉन्ट वगैरह सब कुछ यूज़ करके। और अब आपका ये टाइम है कि अराउंड मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है इस तरह की कोई वीडियो बनाने में। ऐसा ही है, मतलब एडिट करने में, बनाने में तो टाइम लगता ही है, लेकिन एडिट में मुझे इतना टाइम नहीं लगता। years ऑफ एक्सपीरियंस है, लेकिन लोग इसकी कदर नहीं करते। इवन बल्कि एक मुझे यहाँ पे मेंशन ही करना चाहिए, आप शायद रिलेट करेंगे, एक कंपनी के साथ पिछले दिनों हम लोग कर रहे थे काम। ठीक है सॉरी यार लेकिन वो उधर भी हिसाब ये था, एंड सॉरी कि अगर देख भी रहे हैं तो माजरत के साथ, लेकिन आपको एटलीस्ट टैलेंट को कदर देनी चाहिए। एंड जाहिर बात है हम लोगों ने इतना टाइम दिया होता इस चीज़ में, जाहिर बात है ये विद इन द डेज नहीं बता सीख सकता। ऐसा ही है, मुझे अच्छी तरह याद है आर्ट की, सॉरी आपकी बात मैंने काटी है, जो हुनर की बात है ना, आप एक दिन में एक्वायर नहीं कर सकते। मुझे अच्छी से याद है, मैंने भाई को फर्स्ट टाइम देखा था कैमरा यूज़ करते हुए, और ये बात है अराउंड 2013 या 14 की। भाई यूके से पढ़ के आया था, तो उसने वहाँ पे कैमरा लिया था, तो यहाँ पे आके मैं उसकी तस्वीर देखता, मैं कहा यार ये क्या ज़बरदस्त। तो मुझे अच्छी तरह याद है भाई जब फर्स्ट टाइम छुट्टियों पे आया था, तो मैंने उसके हाथ से DSLR लिया एंड देन स्विच ऑन द फ्लैश, वो एक आता था नाइकॉन D100 ऊपर से निकलती है, अभी भी कुछ कैमराज में है। तो मैंने फ्लैश से तस्वीर नहीं, तो भाई ने मेरे हाथ से कैमरा ले लिया, कहते जब कैमरा सीख गया फिर आगे लेंगे मुझसे। तो मैंने अभी इतना 1 लाख का कैमरा मैंने इसलिए लिया कि तो मेरे साथ फ्लैश की तस्वीरें ले। हाँ, तो मैंने कहा यार ये बात तो सही है बात तो सही है, तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ तो होगा, तो इतना महंगा ना, वरना तो क्या सस्ते कैमरे भी मिल जाते हैं। फिर मैंने उस चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, मतलब कि भाई की जो नॉलेज है ना, वो थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा है, मतलब थॉरली वो बेस्ट है। मतलब कि मैं भी अभी भी कोई वीडियो एडिट करता हूँ ना, इस तरह कोई प्रोजेक्ट की होती है, मैं पहले उसको भेजता हूँ कि यार बताओ भाई। और मुझे जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जो कंपनी की थी, तो मैंने उनको भेजी, ही सेज गुड, नॉट बेस्ट बट इट इज़ वेरी गुड। तो मैं सर्टिफाइड कर, चलो ठीक है यार, काम मेरा निकल जाएगा, कोई मसला मतलब अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया मेरे लिए, वाकई सही बात है, कुछ बंदे मेरे लिए ऐसे हैं जिनकी अप्रूवल मेरे लिए बड़ी मैटर करती है। भाई इज़ वन ऑफ द,
ऑफ कोर्स। अब तो मैं उनसे पहले पूछता हूँ कि यार भाईजान ये चीज़ है, और कहते हैं अब कुछ वीडियोस थी उनमें कहता है यार नहीं यार फुजान मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं फिर करता ही नहीं, मैं कहता सर दोबारा शूट कर ले। ये फिर मतलब आप अपने भाई को एज अ मेंटोर देखते हैं ना? हाँ, और क्योंकि कैमरा मैन उसी से सीखा सब कुछ। फिर उसके बाद वो कहते हैं ना एक पाकिस्तानी अल्फाज में उंगली करते रहो तो आप कोई ना कोई कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हो एज लॉन्ग एज आपके वो उंगली करने वाली एक एनर्जी है। हाँ, अब ये टाइम है कि मुझे विद इन सेकंड्स सेटिंग्स मेरे हाथ पे होती हैं, क्या करना है, मतलब कि अच्छा थोड़ा अंधेरा इसको ब्राइट कैसे करना है, ब्राइट इसको अंधेरा कैसे करना है, सब कुछ फ्लिकर्स आ रहे हैं, क्या इसको ख़त्म करना है, कैसे करना है, तो विद इन द टाइम आप सीखते हो सब कुछ। और आप जब चार्ज करते हो, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, जब बेसिकली आप चार्ज करते हो वो उसी चीज़ का कर रहे होते हो। एग्जैक्टली, सही बात है, आपने दिमाग लड़ा के अपने स्टोरी है, सही बात है। जब क्लाइंट को तो लगता है कि यार ये बच्चों का खेल है, नहीं इतना पैसे मांग रहा है, लेकिन उसको पीछे की स्टोरी क्या है पता है, उसको नहीं पता कि यार आप किस फेज से उठ के आए हो, ऐसा ही है। आप किस वो कहते हैं परेशानियों से उठ के आए हो। बेसिकली आप एक छोटी छोटी चीज़ें भी जो अगर आप एक अपना प्रोजेक्ट आप लेते हो, उसको जब आप एक अपना वर्क फ्लो अपना बनाया हुआ होता है, जो आपने ओवर टाइम एक्सपीरियंस में सीखा होता है, आप उसके मुताबिक ही उसको लीड कर रहे हो प्रोजेक्ट को। ऐसा ही है। और आपने सीखा किस तरह से होता है, उन मसलों में उनमें फंस के ट्रबल शूट करके आपने रियलाइज किया कि ये चीज़ मैंने आइंदा नहीं करनी। ऐसा ही है। मैंने काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं, मैंने काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं जो मैंने मतलब कि मैंने बल्कि अभी भी ऐसा टाइम आता है कि मैं कहता हूँ यार अच्छा यहाँ पे ना ये चीज़ होनी चाहिए, अच्छा ये किसने बनाई थी। कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, एक पीटर मैकैनन है, तो वो इस लाइक ना मैं मेरी बेगम मुझे अक्सर बात कहती थी पीटर भाई की वीडियो आई, अब पीटर भाई की वीडियो देख लें। क्यों इस लाइक मैं उसकी वीडियो बहुत फॉलो करता हूँ, क्योंकि ही इज़ अ क्या फिल्म मेकर, स्टोरी टेलर, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, मतलब इट्स ऑल द पैकेज। उसमें ट्यूटोरियल्स भी बनाता है उसमें ना, तो मैं वो देखता हूँ, अच्छा यार अच्छा इसने ऐसे किया, अच्छा ये अब ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो वो चीज़ ना मुझे अब समझ आ जाती है। अच्छा यार ये चीज़ अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बंदा आगे फंस जाता है, वो फिर यूट्यूब जिंदाबाद, फिर हम लिखते हैं अच्छा हाउ टू डू दिस, और फिर आप कर लेते हो, मतलब हर चीज़ हो जाती है। लेकिन ये बात है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ऐसा ही है। लेकिन एक ये होता है आपका क्रिएटिव टाइम लगता रहता है, आपको याद रहता है कि यार मैंने ये काम किया था एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। अब आप देखें कुछ अरसे पहले की ही बात है, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ अपने साथ, कि देयर वाज अ टाइम, एक प्रोजेक्ट है मेरा इधर ही बहरिया टाउन, बहरिया हिल्स में था, वो बन रहा है अभी, अंडर कंस्ट्रक्शन है। There was a time जिस पे one day a client called me, जो ओनर थे उस बिल्डिंग के, उन्होंने कहा साथ आपने जो ड्राइंग्स दी हैं उनके अंदर मसला था, जिस वजह से हम कोई तकरीबन को 50-60 लाख रुपए लगा चुके हुए हैं। अच्छा। और आपकी इस गलती की वजह से हमारा प्लॉट ज़ाया हो गया। अच्छा। ठीक है, सो आप अब हमें इसके कॉम्पनसेशन दें। और कॉम्पनसेशन कितनी बन रही है कि 5-5.5 करोड़ का तो प्लॉट है विद एक्स्ट्रा लैंड, ठीक है, और ऊपर 50-60 लाख रुपए ऊपर लगा चुके हैं, 6 करोड़। सो हाँ, तो वो बेसिकली इस चीज़ का ना वो कह रहे थे। मैंने कहा आप ऑफिस आ जाएं, वील डिस्कस इट। मेरे अभी एज एन एक बार जो है ना, मतलब एक स्ट्रेस में तो मैं आ गया, मैंने कहा ये हो कैसे सकता है, ठीक है। और बेसिकली हुआ क्या था, मेरी ड्राइंग्स में मसला नहीं था, अच्छा, इट्स जस्ट के जो कॉन्ट्रैक्टर था वो पढ़ा लिखा नहीं था, उससे मेरी ड्राइंग पढ़ी नहीं गई या समझ नहीं आई या क्या हुआ था, ठीक है। उसने फिर जो उसको समझ आ रही थी उसने उसके मुताबिक वो चीज़ बना दी, एंड देन इन द एंड ऑफ द डे क्लाइंट को तो ऑफ कोर्स लेमैन से तो नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते कि वो एक एक लाइन को वो अंडरस्टैंड कर सके जो हमने बनाई है, ठीक है। तो उन्होंने जो क्लाइंट को बताया कि भाई ये आर्किटेक्ट साहब की जो मैंने ड्राइंग फॉलो की है उसमें यही हुआ है। तो मैंने जो मीटिंग कॉल की उस पर मैंने कॉन्ट्रैक्टर को भी बुलाया और क्लाइंट को भी बुलाया, और जो ड्राइंग्स उनके पास थी, उनके पास जो ड्राइंग्स थी, मैंने उसी के ऊपर उनको मैंने एक चीज़ बता दी कि दिस इज़ व्हाट नीडेड टू बी डन एज पर द ड्राइंग, ये चीज़ फॉलो नहीं हुई हुई। एंड व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर रियलाइज्ड, वो मुझे आंखों में देखना शुरू हो गए कि मतलब इस तरह से कि मैं उनको बचा लूँ किसी तरह से, कि इस तरह से बात करे कि ज़्यादा बड़ी गलती तो नहीं हुई ना, अभी काम चल सकता है ना। लेकिन कहने की बात ये है कि देयर आर गोइंग टू बी टाइम्स आपको लोग इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, आपकी गलती नहीं भी होगी ना तो आपके ऊपर रब करने की वो कोशिश करेंगे। ऐसा ही है। एंड अगर आपने काम प्रॉपर तरीके से किया हुआ है
आपने ओवर टाइम काम अगर आपने ठीक किया हुआ है ना, फिर आप टेंशन फ्री रहे। मैं असल में स्ट्रेस में इसी वजह से आ गया था अच्छा कि आई वाज कंफ्यूज कि अगर मैंने इतना डिटेल में चीज़ देखी हुई है तो इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो सकता है। ऐसा ही है। एंड और फिर क्लाइंट का भी फिर आगे से उनका पॉइंट कि अब आप हमें कॉम्पनसेशन करके दें। नहीं कॉम्पनसेशन, हाँ वो भी सी बात है। 6.5 करोड़ पे है FCC पड़ा होता है एकदम से। मतलब अभी मैं घर पे बैठा हुआ हूँ और मुझे कॉल आती है कि भाई ये हुआ हुआ है, तो मतलब बैठे बैठाए एकदम से वो पहाड़ नहीं फट गया मेरे ऊपर कि भाई अब 7 करोड़ पे मैं कहाँ से लाऊंगा इसको कॉम्पनसेशन देने के लिए। लेकिन ये है कि यू सी क्लाइंट से कोई बार जज्बाती हो के ऐसी बातें कर जाता है। असल में राइटफुली सो वैसे, क्योंकि मोस्टली 90% ऑफ द क्लाइंट जो घर बना रहा है, घर बनाने वाला क्लाइंट, वो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगा रहा है। ऐसा ही है। ठीक है। एंड एक और सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पे कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो उस चीज़ को समझते हैं एंड दे पे प्लान के साथ फॉलो करते हैं। इस चीज़ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि मेरे अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, दे वर मोर रिसेप्टिव टू माय आइडियाज। अच्छा। एंड वो ट्रस्ट भी कर रहे थे बिकॉज उनकी मे बी बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दे वर्क इन, वो हर प्रोफेशन को रिस्पेक्ट देते थे। ऐसा ही है। वो बेशक अपने एंड से बहुत कामयाब लोग होंगे, ठीक है, बट दे न्यू कि मैं अपनी फील्ड में मास्टर हूँ, आप अपनी फील्ड में मास्टर हैं, किसी वजह से मैं आपके पास आया हूँ, यू आर गोइंग टू गाइड मी के व्हाट्स द बेस्ट सोल्यूशन फॉर मी। ठीक है, दैट इज द वे टू गो अबाउट इट। आप डॉक्टर के पास जाके ये नहीं कहते कि मुझे ये वाला टीका तू लगाएगा तो मैं ठीक हूँगा। हम उससे पूछते हैं मतलब हमें कौन सा टीका लगाएगा तो हम ठीक हो जाएंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। सो सेम इज द केस विद आर्किटेक्ट्स, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर जो है ना, एक लेमैन क्लाइंट भी अगर होता है, उनका इस चीज की तरफ नहीं है। दे थिंक दे हैव सीन एवरीथिंग, दे थिंक दे नो एवरीथिंग, दे थिंक दे आर राइट। ठीक है, वो उनकी इस तरह की बात होती है, वो डिस्कशंस नहीं होती, मोस्टली वो आर्गुमेंट्स होते हैं ऑन द बेसिस के या तो मैं ठीक हूँ या तो अगला बंदा गलत है। ठीक है, देयर इज नो सेकंड थिंग अबाउट इट। ठीक है, तो सही है। वो इस तरह से बात कर रहे होते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस विद फॉरेन पाकिस्तानीज, ठीक है, हालांकि मेरी उनसे इन पर्सन एक भी मुलाकात नहीं हुई, बट देयर हैव बीन लाइक 4 डिफरेंट क्लाइंट्स मैंने इनको इस तरह से डील किया है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आई हैव हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस विद एवरी। मैं पहले ना थोड़ी टाइम पे शादी से पहले ना ग्राफिक डिजाइनिंग का काम भी करता रहा। तो मेरे एक दोस्त था जो ओवरसीज से कोई चीज़ें काम पकड़ता था एंड दे फॉलो टू मी कि यार फुजान कर दे। अब मज़े की बात बताऊँ, उस पर कोई बार काम ख़राब होता भी था कि मतलब कि कोई चीज़ नहीं मज़ेदार हुई तो क्लाइंट का बताने का तरीका बड़ा मज़ेदार होता था। मतलब ऐसे ही करता अच्छा यार चल सेट कर देते, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपको फ़ोन ऐसे आता है कि आपने जिस तरह उनकी जायदाद मांग ली है और बस आप अब कत्ल होने वाले। हम लोग इमोशनल है बहुत ज़्यादा। हम लोग हैं ही हर चीज़ जज्बात में आके जज्बात में कर देते। तो ये सर जो मैंने पहले बात मेंशन की थी कि 90% ऑफ द क्लाइंट जो अपना घर बनाने जा रहे हैं, वो अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगा रहे होते हैं। ठीक है, ये कोई एक दिन की सेविंग नहीं होती, पिछले 30-40 साल की सेविंग होती है। ठीक है, तो इस वजह से वो थोड़े होते हैं ज़्यादा, मतलब सिर्फ एक बंदा नहीं बल्कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। लेकिन ये मैं एक बात ये कहता हूँ ना कि अगर आप चलें ठीक है कर भी रहे हैं ना काम, अगर आपको इस आर्किटेक्ट को हायर भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू तो सुने। अगर देखें उसने एक चीज़ बनाई है, उसने एक चीज़ बना दी है कि ठीक है आपके मुताबिक यार 4 कमरे ऊपर होनी चाहिए, इस तरह सब कुछ इतने साइज़ के होने चाहिए, सब कुछ बना दिए, तो अगर उसने थोड़ी सी एक अपनी तरफ से कोई चीज़ डाली है तो आपके फेवर में डाली होगी ना, ऐसा ही है कि यार चलो इनको मैं ऐसा करता हूँ तो शायद इनकी ये चीज़ अच्छी हो। तो ये चीज़ लोग नहीं समझते। वन ऑफ माय फेवरेट प्रोजेक्ट्स जो कि मैंने डिज़ाइन किए हैं, वो भी अगेन ओवरसीज पाकिस्तानी थे। 12 मरले का घर नेवल एंकरेज में। एंड नॉर्मली 12 मरले 10 मरले की कैटेगरी के घर में जो है ना, क्लाइंट्स का होता है कि मैं 1 इंच भी ज़ाया ना करूं। ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन इन क्लाइंट को जो मैंने एक आइडिया ये दिया था कि 10 मरले का घर का एक साइड से घर जुड़ा हुआ होता है, तो वहाँ पर काफ़ी लाउंज नॉर्मली सेंटर वाली जगह पे आ रहा होता है, और किचन बेडरूम्स वो बाहर की तरफ उनकी होती है ओपनिंग, तो लाउंज बहुत डार्क हो जाता है। तो इन क्लाइंट को मैंने जो है प्रपोजल ये दिया था
कि आप एक प्राइवेट टेरेस ऑन द फर्स्ट फ्लोर आप इंट्रोड्यूस करें और लाउंज को जो है आप डबल हाइटेड एरिया, बेसिकली मैं थोड़ा सा मैं ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स ना बोलना शुरू कर दूं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि इस तरह का सिस्टम हो कि हम थोड़ी सी स्पेस ओपन टू स्काई हम छोड़ दें, अच्छा। ताकि वेंटिलेशन एंड आपकी डायरेक्ट सनलाइट आपको आ सके थ्रू आउट द डे। एंड ही मतलब एग्रीड अपॉन दैट आइडिया, और वो चीज़ एग्जीक्यूट हुई है। एंड जब मैंने साइट पर जाके उसको एक्सपीरियंस किया था तो इट टर्न्ड आउट टू लुक इवन बेटर देन हाउ आई हैड इमेजिन्ड। अच्छा, तो इस तरह से मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि वन क्लाइंट ही ट्रस्टेड मी ऑन माय आइडिया, एंड इन द एंड ऑफ द डे वही क्लाइंट और उनकी फैमिली को ही फायदा हो रहा है। मैंने तो उस घर में नहीं रहना, लेकिन ये है कि एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया मार्केट में। लेकिन सर फिर यही बात है ना कि लोगों को मज़ा आता है, आपको काम करने का मज़ा आता है। बिल्कुल ऐसा ही है, काम करने का मज़ा आता है बेसिकली। मतलब वही होता है यार, देखें जब तक आप अपने काम को एंजॉय नहीं करें ना, आप काम नहीं कर सकते। पता है आपकी और मेरी फील्ड देखें, जब तक क्रिएटिव फ्रीडम नहीं होगा तब तक वो मज़ा नहीं आता। ठीक है, अगर एक लेमैन भी अगर आके बताता है कि यार ये चीज़ें इस तरह से ही बननी चाहिए, तो फिर तो आर्किटेक्ट के होने का फायदा कोई नहीं है। हाँ। मेरे ख्याल से एज आर्किटेक्ट्स हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इफ़ देयर इज़ समथिंग रॉन्ग टेक्निकली, जो कि क्लाइंट सोच रहे हैं कि मुझे ये चीज़ अपने घर में चाहिए या अपनी कमर्शियल बिल्डिंग में चाहिए, तो हमें उनको बता देना चाहिए। ठीक है, और उनको ऑल्टरनेटिव भी आप उनको ऑफर करें। ठीक है, अगर उनको फिर भी इस तरह से है फॉर वॉट एवर रीज़न कि वो उस ऑप्शन पे नहीं जा सकते, तो फिर आप उनको बता दें कि आई वोंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, लेकिन मैंने देखा है कि अगर आप तरीके से समझाए ना तो पीपल डू लिसन टू यू, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। ऐसा ही है। चलें, थैंक यू सो वेरी मच। मुझे बहुत बड़ा आया वैसे अभी। लाइकवाइज बंदा बंद करने का दिल नहीं कर रहा मेरा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोई बात नहीं। जाहिर बात है फर्स्ट पॉडकास्ट है तो अभी कुछ आइडिया नहीं है, तो इंशाल्लाह अभी आप एडिट करें, मुझे बताएं किस तरह की चीज़ बनती है। हाँ, मज़ा आएगा। लेकिन मुझे तो वैसे बहुत मज़ा आया, ऐसा ना बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग चल रही है अपने, बस लगे रहो बात करने। हाँ। मुझे खुद अच्छी फीलिंग आई है कि मतलब एक प्रॉपर बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये ना कि जब एक एनर्जी के साथ स्टार्ट करो कोई चीज़, तो वैसे ही मानना कि बड़ा अच्छा जाता है। बिल्कुल बाकी सब अल्लाह के हवाले है। इस पे तो मैं आपको क्रेडिट दूंगा। यू मेक इट वेरी कंफर्टेबल फॉर योर गेस्ट टू मतलब एक्सप्रेस। लाइक आई मेंशन्ड, मैं वर्बली कम्युनिकेट करते हुए पहले इस तरह से था, तो ज़ाहिर ऑफ कोर्स वो वाली साइड अभी भी अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई है, लेकिन यू मेड इट वेरी कंफर्टेबल। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। फर्स्ट में तो मुझे काइंडली एक फीडबैक दीजिएगा कि इसको हम किस तरह और बेहतर बनाएं। एंड थैंक यू सो वेरी मच साद भाई। अभी आपकी आंखें ना मुझे लग रही नींद सख्त भरी हुई है सुबह से ऑफ कोर्स कल रात की आपको फ्लाइट भी है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द परफॉर्मेंस। थैंक यू वेरी मच। तो बाकी इंशाल्लाह अब इनको भी दोबारा एक पॉडकास्ट में बुलाऊंगा जब थोड़ा सेटअप अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।